नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब देवरानी ने जेठानी के पति और अपाहिज बेटी का किया अपमान, तो जेठानी ने क्या किया। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। हमारी सविता बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज कसना तो बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है, जब सविता की नई नई शादी हुई थी तो वह कितना लाज और शर्म करती थी। कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देना और अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहना, कहीं आस पड़ोस में जाकर बैठना तो उसकी आदत ही नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, बेटा आस पड़ोस में भी बातचीत करा करो, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन वह बड़े प्यार से बोलती, मम्मी जी मुझे लोगों के घर जाना और इधर उधर की चुगली करना पसंद नहीं है। वो तो मैं ही एक बार जबरदस्ती करके सविता को पड़ोस में मिश्राइन के घर ले गई। उस समय सविता और मिश्राइन की बहू दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन मिश्राइन की बहू ने तो सविता के सामने अपने सारे घर भर की बुराई का पिटारा खोल दिया। सविता उस समय तो मिश्राइन की बहू से कुछ नहीं बोली, लेकिन सविता ने आकर मुझसे कह दिया, मम्मी कितनी अच्छी बात होती है ना रहना परिवार वालों के साथ और बाहर वालों से उनकी ही बुराई करना। तभी रमेश बाबू बोलते हैं, मैं मानता हूँ शांति, सविता अच्छी है। अच्छी तो पिंकी भी है, लेकिन थोड़ी नासमझ है, किसी के भी भड़कावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन पिंकी भी दिल की बुरी नहीं है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी शांति देवी बोलती हैं, आपकी बहू पिंकी इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं एक बार पिंकी को भी मिश्राइन के घर लेकर गई थी, तभी पिंकी के सामने भी मिश्राइन की बहू की वही खटर पटर चालू हो गई। लेकिन आपकी बहू पिंकी तो पिंकी है। मिश्राइन की बहू को बोली, जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहते तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती। दूसरे दिन ही मिश्राइन की बहू अलग हो गई। मिश्राइन ठहरी उल्टी खोपड़ी की, सारी तोहमत हमारे सिर पर दे रही थी और बोले कि यह अलग होने का पाठ तुम्हारी बहू पिंकी ने ही हमारी बहू को पढ़ाया है। फिर मैंने भी उसको कह दिया, तुम्हारी बहू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हमारी पिंकी उसको कुछ सिखा पढ़ा देगी। मैंने भी साफ कह दिया, आजकल की बहुएं ज़्यादा समझदार होती हैं, अपना काम निकालती हैं और दूसरों को तोहमत देती हैं। मिश्राइन उल्टे पैर भागते बनी। अब बताओ, किसी की बहू को ऐसी राय दी जाती है क्या। लेकिन पिंकी एक नंबर की नासमझ और बोड़म है। और पता है, एक बार मिश्राइन की बहू और पिंकी बात कर रहे थे, तभी मैंने चुपके से ध्यान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी। मिश्राइन की बहू पिंकी को पाठ पढ़ा रही थी कि तुम भी अब अलग हो जाओ, हमको देखो हम कितने मज़े से रह रहे हैं। तुम क्या जिंदगी भर अपनी सास और जेठानी की हाँ में हाँ मिलाती रहोगी। तुम भी अपना अलग पहचान बनाओ। मैंने यह बात सुन ली। मैंने सविता को भी बताया। सविता ने मुझे यही कहा, जाने दीजिए मम्मी, पिंकी नासमझ है लेकिन वह घर तोड़ने वाली औरतों में से नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी चंदर को बोलकर पिंकी और मिश्राइन की बहू की बात बंद करवा दी और मिश्राइन की बहू का अपने घर में आना जाना भी बंद करवा दिया। तभी रमेश बाबू बोलते हैं, देखो शांति, यह सब तो मिथ्या बातें हैं। जिस बहू को घर तोड़ना और अलग होना रहता है वह किसी की नहीं सुनती, अपने मन की ही करती हैं और तोहमत दूसरों के माथे पर रखती हैं। यह तो समझ स्वयं बहू को होनी चाहिए कि कौन उसे घर बनाने की सीख दे रहा है और कौन घर तोड़ने की। रमेश बाबू आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे उसके घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर चंदर के बिजनेस और शिखा और विनोद के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज कट पीट कर जो मिलता है उससे ही थोड़ा घर का खर्चा पानी निकल जाता है। शांति, तुम तो जानती हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं बनता है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया, और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि सविता ने पिंकी को चाटा मारा और विनोद चंदर की कॉलर पकड़ रहा है और मुझसे यह सब देखा नहीं गया। और मैंने गुस्से से दोनों बेटों से पूछा भी कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। और फिर विनोद बोलने लगा, आप मुझ में और चंदर में फ़र्क करते हैं। और सविता भी तहस में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में पिंकी के साथ में नहीं रहूँगी, आप इस घर का बंटवारा करो।
और इस पिंकी को हमसे अलग कीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया कि ये घर मेरा है, तुम सब निकल जाओ। और तभी विनोद ने भी कहा कि मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन सबिता ने मना कर दिया और बोली कि हम कहीं नहीं जाएंगे इस घर से। मैं पिंकी से अलग होना चाहती हूँ, माँ और पिताजी से नहीं। तभी चंदर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या ये हमारा घर नहीं है? हम भी इस घर में ही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। पिंकी भी बोल पड़ती है, लेकिन मैं भी सविता भाभी के साथ नहीं रह सकती। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो है इस घर का बंटवारा। तभी रमेश कहते हैं, शांति, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचते हुए शांति बोलती है, एक उपाय है और वो यह है कि हम दोनों बहू का किचन अलग अलग कर दें। ये क्या कह रही हो तुम शांति? यह भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर ज़रा ध्यान दें, मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने को बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चे के हिसाब से खाना बना सकती हैं। और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के 2 हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह कहते हुए शांति देवी रो पड़ी। रमेश बाबू शांति देवी को चुप कराते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी रमेश बाबू आगे खत को पढ़ते हैं। सबिता आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन पिंकी ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। मैंने सब सहा, लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो पिंकी के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है बाबूजी। तभी रमेश बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही शांति देवी से बोलते हैं, सविता ने बात बिल्कुल सही लिखी है। वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती आई है। इस घर को उसने कभी ससुराल नहीं समझा। सविता की शादी के बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में बहू आई है। वह हमेशा बेटी बनकर ही रही। तभी शांति देवी बोलती हैं, सविता की शादी को 13 साल हो गए, कभी 2-4 काम ज़्यादा भी कर लेती तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन अगर पिंकी ने कभी ज़्यादा काम कर लिया तो अपनी माँ को फ़ोन करके सबसे पहले बताएगी कि आज मैंने इतना काम किया। मुझे भी बताएगी, आज काम बहुत ज़्यादा था। और चंदर के आते ही शुरू हो जाएगी। सुबह से शाम काम में ही निकल जाता है। मैंने सबिता से कहा भी पिंकी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए। लेकिन सबिता बोलती है, जाने दो मम्मी, अभी कायरव छोटा है, जब कायरव बड़ा हो जाएगा तब उसे खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। कुछ देर रुक कर शांति देवी बोलती हैं, आपकी तो सरकारी नौकरी है, सुबह 10 बजे से घर से निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे घर आते हो। आपको क्या मालूम औरतों की घर गृहस्थी कैसे चलती है। सबिता सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी लगी रहती है। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि अच्छा ही है अब दोनों अलग हो जाएं। कम से कम पिंकी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। तभी रमेश बाबू आगे खत पढ़ते हैं, पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक न बनाए। वो अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं पिंकी से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी पापा से नहीं, और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप पिंकी को अलग कर दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे और हमारे लिए भी यह सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, आपकी सबिता। रमेश बाबू खत को मोड़कर रख देते हैं और फिर शांति देवी से बोलते हैं, शांति, मैं सबिता का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही चंदर को बोलकर पिंकी का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे रमेश बाबू बोलते हैं, लेकिन पिंकी भी दिल की बुरी नहीं है। शांति देवी बोलती हैं, पिंकी को उसकी माँ की ही सीख होगी। पिंकी घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी। घर में झगड़े करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वही पिंकी का घर बसने नहीं दे रही है। और एक बार तो वह अपनी माँ से फ़ोन पर बोल रही थी
कि अभी तो कायरो छोटा है, इसलिए सबकी 17 बात सुनती हूँ। जब कायरो बड़ा हो जाएगा फिर तो मैं किसी की एक बात भी नहीं सुनूंगी, सीधी अलग हो जाऊंगी। मैंने यह बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नज़र रखती हो। मैंने पिंकी को इस बात पर फटकारा भी तो वह कहती है, जरूर सविता भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मायके बात करती हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि वह क्या बात करती हैं, तो आप मेरी बात पर क्यों ध्यान देती हो। मैंने उस बात के बाद से पिंकी को कुछ नहीं कहा, मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय पिंकी और सविता की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज पिंकी की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने वाले होते हैं कि शांति देवी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और दरवाजे के बाहर पिंकी खड़ी रहती है। पिंकी को देखकर रमेश बाबू और शांति देवी दोनों ही चुप हो जाते हैं। पिंकी कमरे के अंदर आ जाती है और अपने सास ससुर से गुस्से में कहती है, वाह मम्मी पापा वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है, और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यह बोलते हुए पिंकी रो पड़ी। पापा जी जब देखो तब मम्मी हमेशा सविता भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी शांति देवी बोलती हैं, पिंकी तुम छुप छुप कर हमारी बात सुन रही हो, क्या यह हम पर नज़र रखना नहीं हुआ। वाह मम्मी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो यहाँ आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे प्रति सोच है उसे देखकर बहुत आहत हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लिखती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से सविता आ जाती है और बोलती है, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और शांति देवी के गले लग जाती है। तो रहो अपनी मम्मी के साथ। पिंकी गुस्से से बोलती है और कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, और कमरे से बाहर निकल जाती है। चंदर पिंकी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती है और जाते जाते बोल कर जाती है कि मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते, और टैक्सी पकड़कर चली जाती है। इधर शांति देवी और रमेश बाबू सविता को आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं। शांति देवी पूछती है, अरे सविता तुम कब आई, तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। सविता ने कहा, मम्मी यह मुझे ऑफिस से आते वक्त ही मायके से ले आए और यह बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गई। सविता की नज़र खत पर पड़ जाती है। मम्मी पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वह बोलते हुए सविता पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने सविता को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू मुझसे भी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह बोलते हुए रमेश बाबू भावुक हो उठते हैं। सविता भी भावुक होकर बोलती है, नहीं पापा इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। तभी शिखा आती है और कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। सविता शिखा को अपने कमरे में ले जाती है। शिखा को सुलाकर सविता यूं मायूस सी वहीं बैठी रहती है। तभी विनोद सविता से पूछता है, क्या बात है सविता, तुम ठीक तो हो ना। सविता विनोद के गले लगकर फपक पड़ती है। विनोद सविता को चुप कराते हुए पूछता है, सविता क्या बात है, मुझे बताओ। सविता बोलती है, अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायके आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी बहल जाएगा, कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही तो रहती हैं, तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूँगी। दूसरे दिन कुशल मुझे लेने आ गया, मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय ला कर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज़्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई। पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम है, कभी आपको शक्कर ज़्यादा लगती है तो कभी कम। मैं और माँ भाभी का चेहरा देखते रह गए। तभी शिखा से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। ये बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, नाक में दम कर रखा है मेरे, मैं अकेले किस किस को संभालूं। और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं करी जाती है, ये मेहमानों की आवाजाही।
मुझे तो अलग रहना है, अब बस बहुत हो गई आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी, छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं भाभी। तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरे माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से कहा भी, भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही हैं। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी, फिर भाभी की सोच ऐसे कैसे हो गई। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अब बेटा तू अपने ऊपर से ही ले ले। बेटा सविता, तू तेरे सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी यह ख्याल आया ना कि सब तुम ही क्यों करे। उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा ये बता, जब तेरी जापा जचकी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ दी? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब यह सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है, अगर तुमने 2-4 काम ज्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना बेटा। फिर अपनी देवरानी से ईर्ष्या क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं, उसका बच्चा छोटा है। और बेटा तू पल पल की खबर, अपने ससुराल की हर बात यहाँ मायके में बताती है, तो कभी भाभी को बताती है। बेटा आज वही भाभी तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी, परेशानी हर इंसान की जिंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से यह बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात करी और हम सब ने उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। तब मुझे लगा हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे गलती हुई है। अब मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसलिए मैंने सुबह से आपको फ़ोन करके बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। सविता का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रमेश बाबू ने सविता को माफ़ कर दिया। पिंकी के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। पिंकी को मायके गए हुए 8-10 दिन हो गए। चंदर ने पिंकी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ही उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर बार चंदन का फ़ोन काट देती। एक दिन सुबह सुबह पिंकी अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर से पता चला कि पिंकी के पैर की हड्डी में क्रैक आ गया है। पिंकी के पैर में प्लास्टर बांधा गया और 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी। और 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। पिंकी की माँ ने 8-10 दिन तो पिंकी की खूब सेवा करी, लेकिन पिंकी की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना, माँ तुमने ये ऐसा नहीं बनाया है, वो ऐसा नहीं करा। और उसने अभी तक चंदर से एक बार भी बात नहीं की। एक दिन पिंकी की माँ ने पिंकी से पूछ ही लिया, क्या बात है पिंकी, अब चंदर बाबू का फ़ोन नहीं आता है क्या? पिंकी मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, इनके फ़ोन तो रोज़ आते हैं, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। माँ मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी और कायरों का एडमिशन भी यहीं पास ही के स्कूल में करवा लूँगी। पिंकी की माँ यह बात सुनकर साफ साफ पिंकी से बोली, देख बेटी, छोरी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। आखिर पिंकी की माँ भी बुजुर्ग थी, आज हैं कल नहीं। अब माँ ने साफ साफ कह दिया, पिंकी बेटा तुझे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तेरी सेवा ज़रूर करूँगी। बेटा तेरे पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी, माँ ने उसे आदेश दिया। पिंकी माँ की बात सुनकर अवाक सी रह गई। पिंकी गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया, मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फ़ोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा मैं तेरी बात इसलिए सुनती थी कि तेरे मन में कोई बोझ नहीं रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और यह बात बेटी तू खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा है कि तू अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करो या अलग हो जाओ? यह तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। पिंकी मैं अभी भी तुझे सलाह देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है पिंकी, अपने घर को टूटने से बचा ले। तभी पिंकी ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने चंदर को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी।
और दूसरे दिन चंदर के साथ अपने घर आ गई। घर में जब सबने पिंकी की हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। सविता ने जाकर पिंकी को गले लगा लिया। पिंकी सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सबने उसे रोककर गले से लगा लिया और सबने पिंकी को माफ़ भी कर दिया। रमेश बाबू का परिवार हंसी खुशी के साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे पिंकी भी हर काम में निपुण हो गई और जेठानी सविता की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। सविता भी अपने मायके गई। वहां जाकर सविता ने देखा कि भाई भाभी और माँ पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सविता को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सविता ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए। बेटा घर के मनमुटाव दूर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे बंटवारा कर ले तो वह खाई कभी नहीं भर सकती है। और बेटा बंटवारा सिर्फ घरों का ही नहीं बड़े बुजुर्गों का भी होता है। अपने बच्चों को बंटते देख बुजुर्गों का दिल कितना आहत होता है, यह तुम बच्चे जब बुजुर्ग होगे तब समझोगे। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। तभी सविता की भाभी पीछे से आती हैं और सविता अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ती है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।